हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। तो आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 11, जो कि होगा हमारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। बायोमोलिक्यूल्स भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा मीन्स बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, एवरेज चैप्टर है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप इसको मन लगा के एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसके अप्रॉक्स 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आपके सीयूटी के अकॉर्डिंग 10-15 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, बोर्ड में भी आ ही जाते हैं और जेई वगैरह में भी 2-3 क्वेश्चन तो 10-8-12 नंबर आपके कहीं गए नहीं है और वगैरह बातें हम करते रहेंगे। तो ये चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxy aldehyde or ketone is called। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर है जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकते, उनको तोड़ने के लिए उनके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस में, यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन जो हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी। ओके, हमें बताना है ऐसा कौन सा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे मीन्स सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर ही नहीं सकते। मीन्स उनको कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे वो फर्दर किसी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। मोनोसैकेराइड देख लीजिएगा, अरे वाह, पहले क्वेश्चन में ए ऑप्शन दिया है, पहले क्वेश्चन का पहला ही सही है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत बढ़िया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अब यहाँ पे हमें बताना है कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं आपके, उनमें से इन 4 कंपाउंड में से ऐसा कौन सा है जो आपका पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो पॉलीसैकेराइड के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, और दूसरा बात ये होता है कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज होके ना एक स्ट्रक्चर में टूटेगा ना दो फर्दर यूनिट्स में, ये बल्कि 2 से भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूनिट्स में टूट के निकल सकता है। तो पॉलीसैकेराइड जो होता है ये फर्दर बहुत सारी यूनिट्स में टूटता है। फर्दर कह सकते हैं 2 से ज़्यादा लिख लो यार, सिंपल भाषा में बोल दे रहा हूँ, 2 से ज़्यादा, फर्दर 2 से ज़्यादा। यानी कि पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज करने पर ये 2 से ज़्यादा यूनिट्स में टूटते हैं। 2 यूनिट्स में नहीं टूटेंगे, ना ही 1 यूनिट में, उससे कहीं ज़्यादा यूनिट्स में टूटेंगे। अब यहाँ पे देख लो कौन सा आपको लग रहा है, स्टार्च। ना भैया, स्टार्च नहीं होता, स्टार्च बहुत सारे फर्दर यूनिट्स में टूट जाता है। वही हाल सेलुलोज का भी होता है, तो वो भी नहीं होगा। ग्लाइकोजन में भी वही किस्सा होता है। ग्लाइकोजन भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड ही है, वो भी बहुत सारे यूनिट्स में टूट के निकलता है। सुक्रोज, हाँ सुक्रोज आपका यहाँ पे सही होगा। क्यों भैया, क्योंकि सुक्रोज का जब तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस, तो ये फर्दर आपको क्या देगा, ये आपको फर्दर टूट के ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ही देगा। तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट से ज़्यादा तो मिलने ही नहीं, और जब 2 यूनिट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे तब ये कहाँ से एक पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है, नेम द रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा हमें एक रिएजेंट बताना है जो इस रिएक्शन को आगे करके ये एन हेक्सेन एक फॉर्म कर दे। तो ऐसा कौन सा रिएजेंट यहाँ पर होने वाला है। कंडीशन यहाँ पूछ लिया है, कंडीशन आई थिंक यहाँ पर पहले से ही दी हुई है। आई थिंक कंडीशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कंडीशन को काट लीजिए। कंडीशन तो यहाँ पर हीटिंग ही होगी, ठीक है, वो चीज़ आप समझ लीजिए। कंडीशन यहाँ पर हमेशा हीटिंग ही होगी और कुछ नहीं होगा, हीट यहाँ पे करना जरूरी है, वो कंडीशन यहाँ पे होगी। तो अब रिएजेंट यहाँ बता देते हैं। तो रिएजेंट जो होता है वो यहाँ पर जो यूज़ होता है वो होता है आपका HI होता है। HI यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस स्ट्रक्चर को एन हेक्सेन में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका बल्कि और कुछ नहीं बल्कि ये आपका ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद कर लो भाई, ग्लूकोज के 6 तरीके के रिएक्शंस यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ोगे। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसके 6 रिएक्शंस याद कर लो, हमेशा इन ग्लूकोज से ज़रूर क्वेश्चन आता है। बोर्ड में तो स्पेशली 2 रिएक्शन तो ज़रूर इस पे देते हैं, और जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं कॉम्पिटिटिव, सब में एक क्वेश्चन, कभी कभी तो 2 भी पूछ देता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछता है,
तो इनका 6 रिएक्शन याद कर लो बाय हार्ट, ये मेरी दुआ रहेगी तुम लोग से, समझे। तो यहाँ पर ये जो है वो HI यहाँ पे होगा। अब HI यहाँ पर बहुत लोग होंगे कि इनको याद नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक चीज़ याद रख लो उससे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बन रहा है 6 कार्बन का चेन, क्योंकि N हेक्सेन है, 6 कार्बन चेन है, यानी कि लंबा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। तो अब इसी से याद कर लो कि जिसकी साइज़ बड़ी वो उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा। क्यों? इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो इतनी बड़ी साइज़ भी ले लो, उतना बड़ा साइज़ उतना बड़ा स्ट्रक्चर बना लो। तो अब साइज़ में जानबे करते हो कि I की साइज़ सबसे बड़ी होती है, फिर आपका Br आता है, फिर Cl आता है, फिर फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी है, तो ये तो करना नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन को छोड़ ही दो। आयोडीन की साइज़ सबसे बड़ी है, तो ये बड़ा 6 कार्बन का चेन वाला भी कंपाउंड है, तो HI यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये सिंपल तरीका, सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ याद करने का, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। अगर इससे भी नहीं समझे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समझ लो बहुत अच्छा है, बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है। चलो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। यानी कि ग्लूकोज का ट्रीटमेंट जब ब्रोमीन वाटर के साथ किया जाएगा तो हमें क्या कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा। तो याद रख लो, जब भी हम लोग ग्लूकोज का ट्रीटमेंट ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लूकोनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का कुछ होता है शायद, ये आपका हो गया, ये ला और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये होता है हमारा ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब ऑप्शंस पे देख लो, जहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर बना दिख रहा है वही तुम्हारा सही ऑप्शन होगा। तो देख सकते हैं हम लोग, तो बी में ही ऐसा आई थिंक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो ब्रोमीन वाटर है ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग क्यों कह रहा हूँ, आई देखो एक और ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, इसकी समझ लो, सिंपल एकदम तरीका है, एक ऑक्सीजन और आ रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ होना ही होना है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है ब्रोमीन वाटर। और जो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यहाँ पे डाल दिए, जो कि मान लो HNO3 वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उस केस में हमारा जो कंपाउंड बनता है वो होता है सैक्रिक एसिड का। सैक्रिक एसिड वो बनता है। और जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पर सैक्रिक एसिड, अगर यहाँ पूछता तो डी हमारे यहाँ पे सही होता, ठीक है। डी हमारा सैक्रिक एसिड है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रोमीन वाटर साथ बना रहा है तो बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड विथ नाइट्रिक एसिड। अरे भाई, मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उसकी ट्रीटमेंट, और एक चीज़ और ये याद रख लो, ग्लूकोज के साथ जब हम लोग ब्रोमीन वाटर डाल के ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं, उसके बाद भी हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन उसका करते हैं। और ऑक्सीडेशन जब हम लोग करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ग्लूकोनिक एसिड बनने के बाद ये पूछ रहा है, ग्लूकोनिक एसिड के साथ मीन्स जब इन दोनों का साथ में जब हम नाइट्रिक एसिड इस पर डालते हैं तो हमें जो कंपाउंड वहाँ पे मिलता है वो आपका सैक्रिक एसिड होता है। सैक्रिक एसिड आपका यहाँ पर मिल जाता है। रामनोज आपको कुछ सुना नहीं है, एनहेक्सेन मैंने अभी बताया था HI के साथ होता है। और ग्लूकोनिक एसिड, भाई बेवकूफ़ बन के ग्लूकोनिक एसिड मत लगाना गलती से भी, वरना फंस जाओगे। सैक्रिक एसिड यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च हम किससे कहते हैं, तो एनिमल स्टार्च का जो नाम होता है वो होता है ग्लाइकोजन। भाई इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से ज़्यादा कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे CUET एग्जाम में। जेई में जो रहेंगे उसमें थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, मीन्स लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी कुछ कह नहीं सकते, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है।
तो याद रख लीजिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो एक तरीके का ऐसा मीन्स प्रोसेस या लिंकेज होता है जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बीच में होता है। याद रखना दो मोनोसेक्राइड यानी कि जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते उन यूनिट्स के बीच में ये लिंकेज होता है। और एक चीज़ और याद रखना कि वो हमेशा ऑक्सीजन एटम के थ्रू ही होता है, हमेशा ऑक्सीजन एटम के थ्रू ही होता है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम के थ्रू ही होता है। अब देख रहे ऑप्शन लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स, मोनोसेक्राइड सब में देख लीजिए यही दिया हुआ है, सिर्फ हमें बताना है कि किस के थ्रू होता है, वो होता है ऑक्सीजन के थ्रू। अब ऑक्सीजन देख लो कहाँ दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सुक्रोज और केन शुगर इज अ डाइसैक्राइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, सबसे पहले तो बता रहा है कि सुक्रोज जो होता है वो हमारा एक डाइसैक्राइड होता है। बिल्कुल सही बात है, सुक्रोज का जब एक डाइसैक्राइड होता है क्योंकि फर्दर हाइड्रोलिसिस पे ये कंपाउंड्स हमें तोड़ के देता है। और क्या हो जाए, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, यानी कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस यानी इसको जब तोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा। तो याद रखना हमेशा एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज तो गलत हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रुक्टोज भी गलत हो गया। अब एक चीज़ और याद रखना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो रहेंगे वो हमेशा सिर्फ एक ही मिलेंगे, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। डी की तरह नहीं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देगा, ये तो आपका सीधा गलत हो गया, जो मार के आया वो गलत हो गया, समझे। एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का और एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा फ्रुक्टोज का, तो इसी के साथ सी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए फिजिक्स गेम को, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप हमारे चैनल पे बने रहें। और अगर आपकी तैयारी को आप अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।